प्रोग्राम बड़ी बात में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की जानिब से अदालत को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 कानून बन चुका है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कानून साजी पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद इस एक्ट के नफाज का गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट आर्टिकल 184 यानी असखुद नोटिस के तहत फैसलों पर अपील का हक फराहम करता है। यानी असखुद नोटिस के तहत फैसलों पर नजरसानी का दायरेकार अब अपील जैसा ही होगा। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के तहत अपील पर समाअत असल फैसला सुनाने वाले बेंच से बड़ा बेंच यानी लार्जर बेंच कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट अपील कुनंदा को अपना वकील करने का हक भी फराहम करता है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 के नाफिजुल अमल होने यानी जुमा से 60 रोज के अंदर अंदर नजरसानी की अपील दायर की जा सकेगी। यहां एक अहम और दिलचस्प नुकता यह भी है कि इस एक्ट का निफाज रेट्रोस्पेक्टिव यानी माजी के फैसलों पर भी हो सकेगा। इसी शक की वजह से आज मुल्क के सियासी मंजरनामे में इस एक्ट से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के फायदा उठाने और अपनी नाअहली की सजाओं के खिलाफ अपील का हक इस्तेमाल करके दोबारा अमली सियासी मंजरनामे में आने के न सिर्फ तज्जिये और तबसरे किए जा रहे हैं, बल्कि हुकूमती नुमाइंदे भी नवाज शरीफ के वापस आने और इलेक्शंस को लीड करने के दावे करते दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की माऊन खुसूसी अता तारड़ ने इस हवाले से क्या कहा, आइए सुनते हैं। साहब आएंगे, इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे और उस इलेक्शन कैंपेन का इंशाल्लाह रिजल्ट देखेंगे, काया पलट जाएगी। मगर दूसरी जानिब वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारड़ ने दावा किया है कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन चूंकि पहले ही अपनी सजाओं के खिलाफ अपील का हक इस्तेमाल कर चुके हैं, लिहाजा इन दोनों का सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 से फायदा उठाने का इम्कान नहीं है। यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि अगर नए कानून से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन फायदा नहीं उठा सकते तो हुकूमत नवाज शरीफ की वतन वापसी और अमली सियासत के हवाले से पुरअज़्म क्यों दिखाई देती है। अलबत्ता अगर जहांगीर तरीन भी नए एक्ट से मुस्तफीद नहीं हो सकते और उनकी सजा बरकरार रहती है तो उनसे मंसूब नई सियासी जमात के कयाम की खबरों के पीछे क्या हकीकत है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 को हुकूमत पंजाब केपी इलेक्शन असखुद के फैसले के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकेगी। इन तमाम तर कानूनी सवालात के साथ साथ हुकूमत पर 9 मई के पुरतशद्दुद और अफसोसनाक वाक़यात में मुलव्विस अनासर के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में इंतकामी सियासी कार्रवाइयों का इल्जाम भी लगाया जा रहा है। इमरान खान का दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने की कोशिश की जा रही है, उनके रहनुमाओं पर दबाव बढ़ाकर पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, घरों पर छापों से चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली और पुलिस कस्टडी में मौजूद अफराद पर बहिमाना तशद्दुद से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी हैं। जबकि हुकूमत आज भी इंतकामी कार्रवाइयों को रद्द करते हुए कहती है कि कानून अपना रास्ता ले रहा है। हमारे दौर में कोई सियासी इंतकाम नहीं हुआ, हमारे साथ जरूर हुआ था, हमारे दौर में नहीं हुआ। मगर अगर जायज केसेस में जहाँ पे 190 मिलियन पाउंड की करप्शन हो, वहाँ पे जमानतें हो जाएं, थोक के हिसाब से जमानतें हो, वहाँ पे रिलीफ मिल जाए जो कि नहीं बनता था। इस तमाम कानूनी और सियासी मुहाज़राई में मुल्की सियासी मंजरनामे पर तमाम शराकतदारों में मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर मसाइल के हल का कोई इम्कान अभी भी मौजूद है। इन तमाम उमूर पर बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सेनेटर अफनानुल्लाह, जबकि सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडिटर हम इन्वेस्टिगेशन जाहिद गशकोरी साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे। माहिर कानून और वज़ीर-ए-आज़म की मावने खुसूसी इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान कादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर में वक्त देने के लिए। सर, कानूनी तौर पर एक चीज़ हमारे लिए भी आसान कीजिएगा, मुख्तलिफ आरा हैं और तज्जिये हैं इस एक्ट के हवाले से। इब्तदाई तौर पर ये खबरें तज्जिये जन्म ले रहे थे कि नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब भी इससे फायदा उठाएंगे और अपनी सजाओं के खिलाफ अपील करेंगे। लॉ मिनिस्टर साहब का ओपिनियन अदरवाइज था, वो भी आप बेहतर जानते हैं। क्या फायदा होगा नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब को इनसे? ये किस कानून की बात कर रहे हैं आप? सर, इलेक्शन रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट सर, सुप्रीम कोर्ट का। ओके, हाँ, इसमें जो रिव्यू है उन्होंने कहा कि ये अपील के मुतरादिफ होगा और ये रिव्यू जो है ये वो बेंच नहीं सुनेगा जिसने फैसला दिया है, ये लार्जर बेंच सुनेगा। ठीक है। और इसमें वो वकील भी अपनी मर्जी का कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले कानून जो बनाया हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि सख्त नाइंसाफी पे मबनी था कि जिस वकील ने आपका केस हार दिया वही वकील आपका रिव्यू करेगा और जिन जजों ने आपके खिलाफ एक फैसला दे दिया उन्हीं के पास वही लग जाएगा। तो देवर जजेस इन देयर ओन कॉज। तो इसलिए ये जरूरी था कि इस तरह का रिव्यू प्रोवाइड किया जाए और फेयर ट्रायल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको मलूज़ खातर रखा जाए और लिहाजा ये चीज़ जो है इन्होंने कानून में डाली है। और 184(3) में आप जानते ही हैं कि चूंकि
रिव्यू का स्कोप वो जो पुराना था बड़ा नैरो था, तो उसको वाइडन कर दिया गया। जब उसको अपील के मुतरादिफ करार दिया गया तो उसका मतलब है कि तकरीबन लॉ और फैक्ट्स पे सारा केस जो है वो फिर खुल जाएगा और उसमें जो भी नाइंसाफी हुई है उसका तदारक किया जा सकता है। तो सर अगर कोई फरीक पहले से ही अपना रिव्यू का हक इस्तेमाल कर चुका, अपनी अपील का हक इस्तेमाल कर चुका है, जो आजम तारड़ साहब ने भी आज कहा, चूंकि नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब कर चुके हैं, तो इसलिए वो इससे फायदा नहीं उठा सकते, तो क्या अब इस एक्ट के बनने के बाद अगर पहले भी किसी ने अपील का हक इस्तेमाल किया है तो वो स्टेटस तब्दील हो जाएगा? आजम तारड़ साहब इन अ वे स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं इस कानून की, तो लिहाजा मैं नहीं कह रहा कि उनका व्यू जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन ये जब भी ये रिव्यू आएगा मियां नवाज शरीफ की तरफ से या जहांगीर तरीन साहब की तरफ से, तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट जो है उनको रिव्यू इस टेक्निकल बात पे खारिज नहीं कर सकेगा। लेकिन वो जो दूसरा कानून है जो कि सुप्रीम कोर्ट के वो जो चंद जजेस ने सस्पेंड किया हुआ है, वो 8 जजेस ने जो सस्पेंड किया हुआ है, बिल्कुल उस कानून के तहत तो अपील प्रोवाइडेड है ना जी इन मामलात में। तो वो भी कानून जो है उसको स्ट्राइक डाउन सुप्रीम कोर्ट के ये जो 8 जजेस हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये कर सकेंगे, क्योंकि अगर ये करेंगे तो इट विल बी अ वेरी सैड एंड बैड रिफ्लेक्शन ऑन द जजेस देमसेल्व्स। तो मेरा नहीं ख्याल कि दे विल गो टू दैट एक्सटेंट, क्योंकि अगर उसमें सेट असाइड करने वाली कोई बात होती तो अब तक वो कर चुके हो। तो उसमें एक भी शिक ऐसी नहीं है, उसमें तो एम्पावर किया गया है ना एसेंशियली चीफ जस्टिस, सॉरी सुप्रीम कोर्ट को एसेंशियली एम्पावर किया गया, क्योंकि पिछले 10-12 साल में हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो थे वो जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के एलिमेंट नजर आ रहे थे, वो उन एरियाज में जा रहे थे जुडिशल ओवररीच के तहत जिन एरियाज का ताल्लुक कोर्ट में नहीं है। फॉर एग्जांपल वो रेलें चलाने की कोशिश कर रहे थे, वो डैम बनाने की कोशिश कर रहे थे, और वो स्कूल्स के अंदर घुस रहे थे, और वो PIA के मामलों में जा रहे थे। तो वो सारी चीजें, और फिर पार्लिमान तक इन्होंने, यानी पार्लिमान भी उस पर भी हावी आने की कोशिश कर रहे थे, और फिर जो हुकूमतें गिरा रहे थे। तो लिहाजा ये जरूरी था कि सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया जाए, ना कि एक फर्द वाहिद चीफ जस्टिस को एक मुतलक अनान बना दिया जाए कि वो जो मर्जी चाहे वो खिलवाड़ करे सारे निज़ाम के साथ। तो सर ये भी बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट जो पास हुआ है, इससे जो इलेक्शन पंजाब और KP असखुद नोटिस केस है जिसमें 14 मई की तारीख भी दे दी गई थी, उसके हवाले से भी अपील और रिव्यू फिर फाइल किया जा सकता है? बिल्कुल, उन तमाम मैटर्स में अपील जो है प्रोवाइडेड है। जी हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस एक्ट के कानूनी पहलुओं के हवाले से रोशनी भी डाली थी। नाज़रीन, तज्जिया जानेंगे, हमारे साथ हैं इरशाद आरिफ साहब। इरशाद आरिफ साहब, आपकी बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, इरफान कादिर साहब ने तो खैर वाजे कर दिया है कि लॉ मिनिस्टर चूंकि बहुत ज़्यादा इसकी सख्त इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, बहरहाल वो भी कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट है उसके तहत नवाज शरीफ साहब, जहांगीर तरीन साहब रिलीफ ले सकते हैं, इस खास एक्ट के तहत नहीं ले सकते। ऑल्दो ये इरफान कादिर साहब कहते हैं कि ले सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर नहीं फ़ायदा उठा सकते लॉ मिनिस्टर के मुताबिक, तो फिर इस सारे एक्ट के नफाज का, इसको इस टाइम पर लाने का फ़ायदा क्या है फिर सर हुकूमत को? देखिए, बात यह है कि एक तो वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो बात कर रहे हैं, मैं तो उससे मुत्तफ़िक हूँ कि एक अपील का हक़ तो वो इस्तेमाल कर चुके हैं, खा वो रिव्यू के नाम पर उन्होंने इस्तेमाल किया है या अपील के नाम पर किया है। दूसरा हक देना तो फिर ये एक ज़्यादती होगी। फिर इससे पहले जो लोग इस कानून की ज़द में आ चुके हैं, फिर भुट्टो का फैसला जो है वो भी दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा और बहुत कुछ करना पड़ेगा जो शायद मुमकिन ना हो अदालत के लिए। मेरा ख्याल ये है कि इस कानून के से जो फ़ायदा उठाया जा सकता है वो ये है कि अदालत उज़्मा ने 3 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला दिया 14 मई को इलेक्शन का। हुकूमत ने उसकी खिलाफ वर्जी की, 14 मई को इलेक्शन नहीं कराए गए, इलेक्शन कमीशन ने खिलाफ वर्जी की, वो इलेक्शन नहीं हुए। तो अब अगर ये कानून जो मंजूर हो गया है, इसका फ़ायदा अगर उठाना है हुकूमत ने, तो वो इस हवाले से कर सकती है कि अब वो अपील दायर करें और उनसे कहें कि जी नया बेंच बनाया जाए जो इस फैसले पर रिव्यू करे जो 14 मई का है। उससे पहले 30 मई का हुआ था, फिर 14 मई का हुआ है। तो ये आसानी पैदा हो जाएगी कि हुकूमत पर ये जो तलवार लटक रही थी कि उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वायलेट किया है, हुकूमत की है, उससे बचा जा सकता है। शायद वहाँ हुकूमत को ये काम दे जाए
और नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब को इससे निकालने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। इस कानून का शायद उनको फ़ायदा ना पहुंच सके। ठीक है, अफनानुल्लाह साहब, आपकी अपनी पार्टी की जो लीगल टीम है उसमें काफ़ी आरा के तजादात हैं। इरफान कादिर साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, ये भी वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं। लॉ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि इस कानून से आप नवाज शरीफ साहब फ़ायदा नहीं उठा सकते, जहांगीर तरीन साहब फ़ायदा नहीं उठा सकते। पार्टी में एक प्रिवेलेंट आइडिया क्या है, क्या फ़ायदा उठा रहे हैं इस कानून से नवाज शरीफ साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात ये है कि ये कानून जो है वो लॉ मिनिस्टर साहब लाए हैं, तो वो ख़ुद ही बता सकते हैं कि इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है कि नहीं उठाया जा सकता। मैंने जो जितनी मैंने लीगल ओपिनियन ली है उसके मुताबिक तो इससे फ़ायदा नज़र नहीं आता कि उठाया जा सकता है। और उसके अभी तक जितना जो है वो मैंने इसको रिव्यू किया उसके अंदर तो यही बात सामने आ रही है। इरफान कादिर साहब की बात मैं सुन नहीं सका था क्योंकि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, वो थोड़ा अगर आप बता दें। इरफान कादिर साहब ये कह रहे थे कि इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, नवाज शरीफ साहब भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जहांगीर तरीन साहब भी फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि माजी में जिन्होंने अपील फाइल की थी वो उन्हीं जजेस के सामने थी जिन्होंने फैसला दिया था। अब उस अपील की हैयत बदल गई है। अब इस एक्ट के तहत जो अपील है वो लार्जर बेंच सुनेगा और फिर अपनी मर्जी का वकील भी जो एग्रीव पार्टी है वो कर सकती है। तो इरफान कादिर साहब कह रहे थे कि फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, इरफान कादिर साहब बड़े आला पाए के वकील हैं और कानून के ऊपर उनकी बड़ी गिरफ्त है, तो अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर वो ठीक कह रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, जाहिद घिशोरी साहब, एडिटर हम इन्वेस्टिगेशन, हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, आपका मरियम नवाज साहिबा से भी रब्ता हुआ है, आपके पास अंदर की खबर भी है कि पार्टी क्या करना चाह रही है इस एक्ट के तहत, अपील कर रहे हैं? देखें, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने बताया है कि अपनी जो लीगल टीम है उनकी ज़ाहिर है बहुत सारे अफराद पे शामिल है। वो एक बाकायदा इस पर कंसल्टेशन करेंगे, तमाम लीगल ब्रेन्स इकट्ठे बैठेंगे। पर्टिकुलरली जो वकला थे पैनामा केस में, आपको याद होगा ख्वाजा हारिस, सलमान अकरम राजा या दूसरे उनके पार्टी के अंदर टॉप के जो वकला हैं, उनसे बातचीत होगी। और ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि अपील या इस तरह की कोई चीज़ सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगी कि जो आर्टिकल 63(1)(f है, जिसके तहत बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहलियाँ हो चुकी हुई हैं। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में 1 दर्जन से ज़ायद इस तरह के केसेस मौजूद हैं। किसी तरह से कोई इस तरह की पिटिशन आ जाएगी या ऐसा कोई साबिक मेंबर पार्लियामेंट सामने आ जाएगा जिसने फ़ायदा ना उठाया हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई ऑर्डर पास कर सकती है और हो सकता है तमाम लोगों को इससे फ़ायदा हो। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी मैं कोशिश कर रहा था कि इन वकला से बात करूँ, क्योंकि जो मौजूद थे उस वक्त केस प्लीड कर रहे थे। तो अभी जहांगीर खान तरीन के वकील का मुझे मैसेज आया, मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि क्या इस एक्ट के तहत आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं, अगरचे आप कंज्यूम कर चुके हैं पहले ही राइट अपना। तो उन्होंने बताया कि ये मुझे लगता है इस स्टेज पर कि हम भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उनकी लीगल टीम भी इस केस को देख रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ये समझती है कि शायद अगस्त में या सितंबर के पहले हफ्ते में शायद नवाज़ शरीफ वापस आ जाएं पाकिस्तान में, और वो ना सिर्फ लीड कर रहे हो, तो वो एक डिफरेंट नौइयत की चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आने वाले 4 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये कोई इस तरह की रेमेडी आ सकती है। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट कवर करते रहते हैं तो रिपोर्टर, तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस का भी ये ख्याल है कि जो फंडामेंटल राइट है ताहयात नाअहली का, उससे अंडरमाइन होता है। जिस तरह फैसल ओडा का केस आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिसेंटली, उससे लगता था कि इस तरह की कोई जजमेंट आ जाएगी, हो सकता है कि जिसमें बहुत सारे जहांगीर खान तरीन या नवाज़ शरीफ को जो ताहयात नाअहली फेस कर रहे हैं उनको कोई फ़ायदा हो जाए। तो ये एक राय पाई जाती है। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 4 से 6 हफ्ते इसी नौइयत के केस को लेके और पाकिस्तान की सियासत में एक नई तवानाई सामने आए। और 2 इम्पॉर्टेंट फिगर्स हैं पाकिस्तान की सियासत को, आप इग्नोर नहीं कर सकते इनको। और फंडामेंटल राइट्स भी हैं कि आप ताहयात नाअहली करें, तो बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं दूसरे कंट्रीज़ में। यानी आपकी खबर ये है कि पार्टी की पॉलिसी ये हो सकती है कि बराह रास्त नवाज शरीफ साहब अपील दायर करें या जहांगीर तरीन साहब करें, किसी भी जो फरीक है मुतासरा जो नाअहल हुआ है उसकी तरफ से अपील दायर की जाएगी, और अगर उसकी नाअहली ख़त्म होती है तो उसे प्रेसिडेंट बना के बाकी सबकी नाअहली भी ख़त्म करवाई जाए, ख़त्म करवाई जा सकती है। और दूसरा हो सकता है सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपने ही एक्शन के ज़रिए कुछ इस तरह की चीज़ 184 के तहत, क्योंकि केस तो अभी सुना जाना है, सुप्रीम कोर्ट को ये सवाबदीद हासिल है
कि वो बहुत सारी चीज़ें देख सकती है, रिव्यू कर सकती है। तो एक होप है और जो पॉसिबिलिटी है, स्ट्रांग पॉसिबिलिटी के PMLN जाएगी इस चीज़ में, और जहांगीर खान तरीन भी जाएंगे, क्योंकि वो गुज़श्ता 3 महीने से अपने इस केस के हवाले से काम भी कर रहे हैं। मेरी भी उनसे कई दफ़ा बात हुई इसी पर्टिकुलर मौजू पे कि आप क्या समझते हैं, आपकी लीगल टीम क्या समझ रही है। और जिस तरीके से सियासत जा रही है तो लगता है जून का महीना बहुत गर्म होगा। ठीक है इरशाद आरिफ साहब, अगर हम इस राय के साथ जाएं जिससे आप भी इत्तेफाक करें लॉ मिनिस्टर साहब की, कि फ़ायदा नहीं उठा सकते नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब, तो लॉजिकली फिर आप कैसे समझ रहे हैं इस सारी सूरत हाल को, जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जहांगीर तरीन साहब से अलीम खान साहब, ओन चौधरी साहब और जो PTI के दीगर लोग अलहदा हो रहे हैं, वो मुलाकातें कर रहे हैं और एक नई सियासी जमात बनाने की खबरें हैं जिसे जहांगीर तरीन साहब लीड करेंगे। अगर इस एक्ट से वो फ़ायदा नहीं उठा सकते, अपनी नाहली नहीं ख़त्म करवा सकते, तो फिर उस सियासी जमात के क़याम का क्या मकसद होगा? नहीं, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, एक है ज़मीनी हकीकत, एक है कानूनी पोजीशन। तो मैं तो कानूनी पोजीशन की बात कर रहा हूँ कि कानूनी हुकूमत के मद्देनज़र तो यकीनन यही होगा कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म हो, क्योंकि मरियम साहबा भी नाकाम हो गए हैं, शहबाज शरीफ साहब भी नाकाम हो गए हैं। मुस्लिम लीग 14 महीने 15 महीने हुकूमत में रहने के बावजूद कोई कुछ भी नहीं कर सकी, बल्कि पहले से मौजूद पॉपुलैरिटी भी जो है वो लूज़ कर चुकी है। तो अब नवाज शरीफ साहब भी आखिरी उम्मीद हैं, और नवाज शरीफ साहब अगर अहल हो जाएं तो फिर ही कोई मुस्लिम लीग नून को अगले इलेक्शन में कुछ उसका दादलिया हो सकता है, अदरवाइज़ कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। जरदारी साहब बेहतर पोजीशन में है कि कम अज़ कम एक सूबे में तो उनकी पॉपुलैरिटी मौजूद है, ये तो पंजाब भी लूज़ कर चुकी है। तो कोशिश तो यही होगी, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है ये थोड़ा होता है, यहाँ कोई आइन के तहत, कानून के तहत या अखलाकियात के तहत थोड़े फैसले होते हैं। यहाँ तो फैसले होते हैं, एक ताकतवर अशराफिया जो है वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करती है, और हमारा जो आइन है या हमारी जो अदलिया है वो मोम की नाक है, उसको जिस तरफ बदलना चाहे बदल लें। बदलना चाहेंगे, फ़ायदा उठाना चाहेंगे, वो उठा लेंगे। लेकिन अगर जनाब और भी 2-4 जो वकला से बात हुई, वो कहते हैं कि वो चूँकि अपना हक इस्तेमाल कर चुके हैं, अब दूसरी दफ़ा तो उनको हक नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर देना चाहें हमारे ताकतवर लोग, तो फिर कौन रोक सकता है हमको? तो अगर ये हक मिल जाए इस एक्ट के तहत इरशाद साहब, तो क्या इसे लीगल कवर में NRO कहा जाएगा? और इतनी ताखीर, मैं अर्ज करूँ, अगर ये इतना आसान काम होता तो ये कानून साजी आज से 8 महीने पहले, 10 महीने पहले, 12 महीने पहले हो के मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क में आ चुके होते। इतनी ताखीर से जो कुछ हो रहा है, उससे भी लगता है कि इस कानून से उनको फ़ायदा नहीं पहुंचाया जा सकता, उसके लिए कोई और रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर चाहें अरबाब इख्तियार के उनको फ़ायदा पहुँचाना है और पहुँचाया जा सकता है, तो फिर इसे लीगल कवर में NRO कहा जाएगा? मुझसे आपने पूछा? जी इरशाद साहब, क्या सवाल किया आपने? कि फिर अगर इस एक्ट के तहत नवाज शरीफ साहब को फायदा हो जाता है, तो क्या फिर ये लीगल कवर में NRO होगा उनके लिए? नहीं, ये देखें अब एक जिस तरह से ये हुकूमत कायम हुई है, जिस तरह से ये परफॉर्म कर रही है, चल रही है ना, तमाम तर कमज़ोरियों के बावजूद, तमाम तर जो खराबियां पैदा हो चुकी हैं, ख़ासतौर मुआशी हवाले से हुकूमत चल रही है। अगर इन्हीं लोगों को दोबारा इक़्तिदार देना है, इलेक्शन में कामयाब कराना है, या इन्होंने ही कामयाब होना है जिसके लिए सारे हालात पैदा किए जा रहे हैं, तो ये काम भी हो जाएगा। उसको आप NRO को नाम देना चाहें, NRO दे दे। अब तो हुकूमत खुद है, NRO तो किसी और ने थोड़ा देना है। हुकूमत मौजूद है, सिर्फ अदलिया को ही मैनेज करना है। वो किसी न किसी तरह अभी नहीं हुए तो सितंबर में हो जाएगी, तो काम बन जाएगा इंशाल्लाह। अफनान साहब, मरियम नवाज साहिबा का बयान आता है मुतादिद मकामात पर, आपके दीगर लीडर्स कहते हैं कि तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। फिर जब इस तरह की हम कानून साजी देखते हैं जिससे बाद नज़र में यूँ लगता है कि अब जिस तरह से मुख्तलिफ कानूनी आ रहा है, एक राय ये भी है कि नवाज शरीफ साहब फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर ये आपके तराजू के पलड़े बराबर करने वाली और लेवल प्लेइंग फील्ड कायम करने वाली बात ही है, फिर ये NRO ही है आपके लिए? नहीं, देखें NRO कैसे हो सकता है? अगर आप किसी के साथ ज्यादती करें, किसी को एक फ्रिवलेस केस के अंदर डिस्क्वालीफाई करें, उसकी पार्टी के लीडरों को जेल में डालें, RTS बिठाएं, मीडिया के ऊपर कैंपेन करें, प्री पोल रिगिंग करें,
ऑन द डे ऑफ द पोल रिगिंग करें, पोस्ट पोल रिगिंग करें, और उसके बाद तो किसी को ख्याल नहीं आया कि ये NRO है या फ़ायदा है या नुकसान है। आज अगर आप उस गलत चीज़ को सही कर रहे हैं तो आप इसको आप जो मर्ज़ी नाम देना चाहें दे सकते हैं। बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ एक गलत केस में जो है उनको सज़ा दी गई, फिर उस खाली उसमें नहीं, फिर जो है वो जो 63(1)(f) वाला मामला है ताहयात कर दिया नाअहल, किसी को और को नहीं किया, उनको कर दिया। और फिर उसके बाद जो है वो 63A वाले मामले पे आपने सारे पाकिस्तान ने देखा कि क्या तमाशा लगाया गया कि पहले कहा कि पार्टी लीडर का वोट होगा, उसके बाद कह दिया पार्लिमानी लीडर का वोट होगा। तो ये ज़ाहिर है ये वो पलड़ा है जो हम चाहते हैं कि बराबर हो। ये इमरान खान के हिसाब किताब से कानून फ़ैसले ना आए, कानून के हिसाब से फ़ैसले आए, आइन और कानून के हिसाब से। तो उस पलड़े को बराबर करने की मरियम नवाज़ साहिबा बात करती हैं और वो बिल्कुल ठीक करती हैं। जब तक वो पलड़ा बराबर नहीं होगा तब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। ये इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि 10,000 दिरहम ना लेने के ऊपर एक इस तरह की यानी कानून साजिश से आप पलड़ा बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमतें बना के दी जाए, नहीं किसी ना किसी तरह तो करेंगे ना, कोई कानून साजी करनी पड़ेगी, कोई फैसला आएगा। ठीक है अफनान साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे और नई सियासी जमात के कयाम, फिर हुकूमत पर सियासी इंतकाम के इल्जामात और मुज़ाकरात और वे फॉरवर्ड क्या होगा, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। अफनानुल्लाह साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप भी जिक्र कर रहे थे कि जब आपसे NRO की बात की गई तो कि बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए नवाज शरीफ साहब पर और आपकी क़यादत पर और जेलों में डाला गया, मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर हो गए आप। किस तरह से अब दोबारा आप ये समझते हैं कि जो कानून साजी करके आप लोग रिलीफ ले रहे हैं, या किस तरह से रिलीफ मिलता है आपको, या तहरीक इंसाफ के साथ मुखालिफिन के साथ भी जो कुछ हो रहा है, तासुर ये जा रहा है कि जब आप एक तरफ अपने ऊपर होने वाले मुजालिम का जिक्र करते हैं और अब जो कुछ हो रहा है आप पर, तो तासुर इल्ज़ाम जा रहा है कि आप फिर उसी सियासी इंतकाम की कार्रवाइयां करें कि जो आपके साथ हुआ है वो होना चाहिए दीगर के साथ। फिर देखिए, अगर हमने इस तरह के काम करने होते ना तो हम 2013 से 2018 जब ये लोग बिल्कुल आपे से बाहर हुए थे PTI वाले, कभी कहते थे अंपायर की उंगली है, कभी धरने, कभी सिविल डिसोबीडियंस, कभी जलाओ घिराओ, हमने तब इनको किसी को कुछ नहीं कहा। हमने इनकी पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को भी नहीं छेड़ा, क्योंकि हमारा ये ख्याल था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में होनी चाहिए और जो कहीं जीता है उसको वहाँ पे हुकूमत करने देनी चाहिए। मगर इमरान खान साहब का ना कोई दीन है ना ईमान है, वो ताकत के पुजारी हैं और वो वज़ीर आज़म बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और 2018 से 2022 तक आपने देखा कि कैसे इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडरान हैं उनको जेलों में डाला, झूठे मुकदमे बनाए, ये सारा कुछ साजिश की। तो ये सारा काम का जो शुरू किया है ये इमरान खान साहब ने किया है। ये ही इज़ गेटिंग अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, तो वो इनको मिलनी चाहिए भी, ताकि ये वरना इंसान नहीं बनेंगे, ये फिर दोबारा ये करेंगे। तो ये इनको जो है ये इन्होंने जो स्टेट पे हमला किया है इसका इनके साथ जो है वो हो रहा है। हमने तो अगर कुछ अभी भी करना होता तो हम तो 1 साल पहले करते, हमने तो उन्हें कुछ भी नहीं कहा। और अब जब इन्होंने 9 मई वाला वाक़या किया तो दे हैव टू फेस द म्यूजिक। जाहिद साहब, ये जो सब कुछ आपने अफनान साहब की गुफ्तगू मुलाहिज़ा की है, ये हुकूमत के बयानात से आपको लगता है कि इंतकामी कार्रवाई हो रही है या वाकई कानून अपना रास्ता ले रहा है? देखिए, डॉक्टर साहब ये बात कर रहे थे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए और बहुत सारे कवानीन भी आ रहे हैं। देखिए, आपको गवर्नमेंट को कितना लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? आप अगर 9 मई के बाद से देखें 505 FIR और केसेस दर्ज हो चुके हैं। PTI के ज़्यादातर जो 90% वर्कर्स हैं, 9,000 लोग जेलों में हैं। पाकिस्तान की जेलों में इतनी जगह पहले भी ओवर क्राउडेड है। इसके अलावा आप देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 170 ऑफिस बेरर और MPs, 122 MPs, MNAs जिनके मेंबर प्रोविंशियल असम्बली, नेशनल असम्बलीज और 2 सेनेटर्स, 122 नंबर बहुत बड़ा नंबर है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हुए। तो आपको कितना लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? 1 साइडेड ग्राउंड खाली हो गया ऑलमोस्ट। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अभी टेस्टिंग टाइम जारी है और इवन मेरी इंफॉर्मेशन ये सजेस्ट करती हैं कि आने वाले दिनों में और केसेस जाएंगे मिलिट्री कोर्ट्स को, और आर्क्स इज इवन फॉलिंग ऑन PTI इवन बिगर देन यू थिंक। आने वाले दिनों में आप देखिएगा तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो ऑलरेडी उससे ज़्यादा कहीं
हो चुका हुआ है और इस तरह से फिर। लेकिन गवर्नमेंट का नैरेटिव तो ये ना कि 9 मई के जो वाकयात हुए थे, जितने पुरतशद्दुद अफसोसनाक वाकयात थे, तो कानूनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अब कानूनी कार्रवाई और इंतकामी कार्रवाई में फ़र्क कितना है फिर यहाँ पर? देखिए, अगर आप पीटीआई गवर्नमेंट को देखें तो इमरान खान की गवर्नमेंट में भी आपको मालूम है कि तमाम जो टॉप टियर की लीडरशिप थी दोनों सियासी जमातों की, उन्होंने भी 5300 से ज़ायद दिन जेलों में गुजारे हैं और हाई प्रोफाइल केसेस थे। 160 के इर्द गिर्द जो एक्यूज थे और 50 टॉप के जो सियासतदान थे कोर्ट्स के मुकदमे तो नहीं थे, वो जेलों में थे। तो पाकिस्तान की पहली नौइयत के ये केसेस हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट में भी मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस गए हैं और अभी भी इस वक्त 26 से 27 केसेस अंडर ट्रायल हैं। और इसमें एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे इदरीस साहब, उनका भी केस, उसको पनिशमेंट हुई थी, तो उनके दौर में भी केसेस गए हैं। तो एक पैरेलल पॉलिटिक्स नज़र आ रही है कि पहले इमरान खान ने जो कुछ किया, अपने जो उनके अपोजिशन में लोग थे, इतनी रियासत का पैसा खर्च हुआ, रियासत के 70 करोड़ रुपए हाई प्रोफाइल केसेस पे खर्च हुए हैं और एक पैनी भी डायरेक्टली उनसे रिकवर नहीं हुई और सबके सब लोग 5000 से ज़ायद दिनों में जेलों में रहे और 4000 से ज़ायद नैब की तहवील में रहे। लेकिन जाहिद साहब, इस तरह के मामलात हुए कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पुलिस की जानिब से पामाल किया गया, जैसे उस्मान डार साहब की वालदा को मिस हैंडल किया गया, हमाद अजहर साहब ने कहा कि उनकी बहनों को धमकियां उनके वालिद साहब के थ्रू दिलवाई जा रही हैं, उनके खिलाफ जो घर की खवातीन हैं उनके साथ जो तशद्दुद और इस तरह से मैन हैंडलिंग की जा रही है, अली नवाज अवान साहब के घर के जो अहाते हैं उनको मिसमार किया जा रहा है, पुलिस का इस तरह का इस्तेमाल देखा आपने? पहले बहुत सख्ती की जा रही है। अगरचे इमरान खान की गवर्नमेंट में कुछ हुआ, आप देखें मरीम नवाज़ के साथ या फिर फरियाल तालपुर साहब हैं, वो केसेस में उनको गिरफ़्तार किया गया था और वही सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन ये तो कहीं ज़्यादा सख्त है और सिचुएशन भी ऐसी पैदा हो गई 9 मई के बाद कि अब पीटीआई के लिए ग्राउंड्स बहुत कम रहे हैं कि वो जस्टिफाई करे इस तरह की सिचुएशन को। और फिर क्रैकडाउन गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत लीथल क्रैकडाउन है। फिर जर्नलिस्ट दो आपको पता है, पता ही नहीं है कि वो दो हैं कहाँ। और अगरचे पिछली गवर्नमेंट में भी ऐसा होता रहा है, जर्नलिस्ट अरेस्ट भी हुए थे, आपको भी मालूम है, लेकिन ये कहीं सख्त है। तो ये ऐसी सियासत है जो पिछली हुकूमत में अगर की है तो ये हुकूमत उससे शायद ज़्यादा। अफनान साहब, जो 9 मई के वाकयात के बाद जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ज़ाहिर है जो मुलव्वस अफराद हैं उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन जो दीगर पीटीआई की लीडरशिप है उनके अहले खाना को जिस तरह से मैन हैंडल किया जा रहा है, हमाद अजहर साहब का कुछ अर्सा पहले ट्वीट था कि उनकी बहनों से मुतालिक नाज़ेबा जो पुलिस की जानिब से धमकियां दी गई थी, उस्मान डार साहब की वालदा के साथ जिस तरह से सलूक हुआ, दीगर पीटीआई लीडरशिप के साथ जो घरों में घुस के पुलिस बुरा तासुर छोड़ रही है और जो कार्रवाइयाँ कर रही है, ये तो किसी सूरत कानूनी कार्रवाई नहीं है। अफनान साहब देखिए, बात ये है कि जो इन्होंने इमरान खान साहब ने, जैसे भी ये भाई ने फरमाया भी है कि इन्होंने फरियाल तालपुर साहिबा को और मरीम नवाज़ साहिबा को जो है वो जेलों में डाला और मरीम नवाज़ साहिबा तकरीबन 5 महीने जेल में रही और जो है ये वो भी किसी की जो है वो बेटी है, बहन है। अफनान साहब, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, उसकी तो मजम्मत हो रही है, लेकिन क्या उसको जवाब बना के ये मैन हैंडलिंग की जा सकती है जो भी हो रही है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इनके साथ तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है, ये रोने धोने और चीखें पहले ही चलनी शुरू हो गई है। उस्मान डार साहब की वालदा को धक्के दिए गए, कमरे में बंद कर दिया गया, हमाद अजहर साहब को कहा जा रहा है कि उनकी बहनों को उठा लिया जाएगा, ये कुछ भी नहीं है। नहीं, मेरी गुजारिश सुन ले ना। उस्मान डार वाले मामले के ऊपर जो है वो ऑलरेडी स्टेटमेंट आ चुकी है ख्वाजा आसिफ साहब की। जो धमकियां दी जा रही हैं वो तो ज़ाहिर है, मैं तो कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि किसी ख़वातीन को तो कोई किसी किस्म की भी धमकियां दी जाए, मगर आपको ये समझना होगा कि ये पीटीआई एक ऐसी पार्टी है जो औरतों को इस्तेमाल करती है अपने मकासद पूरे करने के लिए, और जब वो मकासद पूरे हो जाते हैं तो उनको टिशू पेपर की तरह उठा के फेंकती है। ये इमरान खान साहब की फ़िलासफ़ी है कि ये जो है ये धरनों को जो है वो उसमें रंग डालने के लिए जो ये लोग करते रहे, इनकी वीडियोज़ ऑडियोज़ मौजूद है। तो ये और लोगों की माओ बहनों की इज्जत करते नहीं है। ठीक है, इस सब तलखियों में और सब सूरत हाल में अब वे फॉरवर्ड क्या होगा, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।
वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। अफतान साहब, मुल्क में जितना भी सियासी डेवलपमेंट्स हैं या सियासी मामलात हैं, सियासी मसाइल हैं, इनका हल तमाम सियासी शराकतदारों ने मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ कर करना है। कानूनी मामलात चलते रहते हैं, प्रेस टॉक्स चलती हैं, दीगर सियासी जंगें चलती हैं, लेकिन मुज़ाकरात फिर भी होते हैं। क्या तहरीक इंसाफ से हुकूमत किसी भी किस्म के मुज़ाकरात करेगी ताकि इंतखाबी अमल में भी आगे बढ़ा जाए और दीगर सियासी मामलात भी हल किए जाए? देखिए, मुज़ाकरात होते हैं जब कोई प्रॉब्लम हो। अभी इस वक्त कोई प्रॉब्लम है नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं है। वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वो इमरान खान साहब का प्रॉब्लम है। उसके अंदर हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। इलेक्शन दो इम्पोर्टेंट सूबों में अवाम की मुंतखब असम्बली नहीं है, निगरान सेटअप है, उसकी भी आईनी मुद्दत ख़त्म हो चुकी हुई है। मुआशी मामलात कहाँ पर हैं ये आपको ज़ाहिर बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या अभी भी आपको लगता है कि मुल्क में प्रॉब्लम नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा मुल्क में प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि उनसे मुज़ाकरात करने की कोई वजह होनी चाहिए ना। इमरान खान का एक एजेंडा है कि मैं वज़ीर आज़म कैसे बनूँगा, उसके बाद वो ऑब्जेक्टिव मुल्क को तोड़ना और उन न्यूक्लियर असासों को तबाह करना, ये उसके बाद के ऑब्जेक्टिव है। तो हम उसके वज़ीर आज़म तो नहीं उसको बनाने के लिए उससे मुज़ाकरात करेंगे ना। वो तो एक ही बात करते हैं कि भाई जो है वो हमें वज़ीर आज़म बना दो। तो हमने हालांकि बहुत दफ़ा कोशिश की है। हम जब अपोजिशन में थे तो चार्टर ऑफ इकॉनमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की पेशकश की। हम जब हुकूमत में आए तो हमने दोबारा पेशकश की, इन्होंने उसको दोनों दफ़ा रद्द कर दिया। अभी मुज़ाकरात हुए हैं, एक डेट के ऊपर सारे बात मान गए थे, इनके नुमाइंदे भी मान गए थे, इमरान खान नहीं माना। तो ये उन जिसका मकसद ही इंतशार फैलाना है, जिसका मकसद ही नेफेरियस डिज़ाइंस है, उसको आप किस तरह जो है वो अफतान साहब, आपके मुताबिक जब आप ऑपोजिशन में थे तब भी आपने मुज़ाकरात के लिए दिल बड़ा किया, पेशरफ्त की, हुकूमत में होते हुए भी किए, तो अब दोबारा से कर लें आप? नहीं, इस तरह होता नहीं है ना कि आप बस अगला आपको जो है वो इस्तेमाल करे और आप कहें जी मुज़ाकरात कर लेते हैं। इस तरह नहीं होता। पहले इन्हें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने पड़ेंगे। पहले ये कौम से माफ़ी मांगे 9 मई के ऊपर। ये मजाक बनाया हुआ इन्होंने कि ये पाकिस्तान में सिविल वॉर कराएंगे, इनका दिमाग ख़राब हो गया, ये फ़ौज में बगावत करवाएंगे। इस तरह की हरकतों को कोई बर्दाश्त करेगा? ये इमरान खान साहब का वज़ीर आज़म बनना इतना आम नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो वो सिविल वॉर हो जाए। ऐसे लोगों से जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे, अपना जो काम है वो सही नहीं करेंगे, तो कोई मुज़ाकरात। इमरान खान साहब ने अब आके दोबारा मुज़ाकराती कमेटी बना दी। इससे पहले वो भी ज़ाहिर बहुत सख्त सांस रखते थे। हुकूमत का आपने मौक़िफ़ सुन लिया, दीगर हुकूमती रहनुमा का मौक़िफ़ भी आपने सुना हुआ है। क्या नो रिटर्न पे मामलात हैं? नहीं, देखिए, पाकिस्तान की जो सियासत है ये हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहती है। इमरान खान ने बहुत देर कर दी है और बहुत सारी चीज़ें वो अपने आप को एज ए प्राइम मिनिस्टर भी कायम रख सकते थे अगर वो थोड़ी सी लचक दिखाते और पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल स्टेचर है उसको समझते हुए अपनी हुकूमत बरकरार रखते। लेकिन उन्होंने एक ऐसा स्टांस लिया है और उसके बाद फिर जो पावर हाउस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, खैबर पख्तूनख्वा का, अभी भी पावर हाउस है। वहाँ से जितने भी बंदे टूट के जा रहे हैं PTI से, खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा बंदे इंटैक्ट खड़े। PTI में कोई भी छोड़ के नहीं किया है, सिवाय 7 MPs की और 2 MNAs हैं जो कि पुराने नाराज़ थे पार्टी से। तो अपना पावर हाउस KPK और फिर पंजाब में वो हुकूमत कर रहे थे, उन्होंने असम्बलीज डिज़ोल्व कर दी और पाकिस्तान में एक नया सियासी जो है डिसऑर्डर पैदा हुआ है, जिसकी वजह से इस मौजूदा हुकूमत को ये कानून भी लाना पड़ रहा है। क्योंकि 14 मई जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को देख रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुली खिलाफ वर्जी है, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। हालात कैसे थे, इंस्टीट्यूशन ने अपना एक वहाँ पर अपना मौक़िफ़ दे दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट उसको देख रही है। तो ये एक वजह थी कि जहाँ पर हुकूमत को ये कानून भी लाना पड़ा ताकि कोई आगे अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो बचत हो सके। लेकिन इमरान खान ने अभी कमेटी बना दी है और वो सातों के सातों जो मेंबरान हैं वो मतलूब हैं और वो नज़र नहीं आ रहे कि वो कहाँ पर हैं। अगरचे लेट है लेकिन सियासत हमेशा एक आर्ट है पॉसिबिलिटीज़ की। मिल बैठ के पाकिस्तान के लिए, जिस डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, तो ये बातचीत होनी चाहिए और टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। मुझे लगता है कि कॉन्सेंसस डेवलप हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट से भी आपको ऐसी फ़िज़ा मिली थी, इदारों से भी मिली थी कि अक्टूबर में एक दोबारा जो कि टाइम पीरियड है कानूनी तौर पर, तमाम एक फोरम पे इकट्ठे हो जाएं और इलेक्शन हो जाएं। उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, अब तो लेवल प्लेइंग फील्ड
कहीं आगे पीछे हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े मुश्किल तरीन वक्त में है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मोमेंटम गेन कर रही हैं। तो इस मौके पे हुकूमत को थोड़ा सा एक्सटेंड करके ऑफर मुज़ाकरात की मजीद करनी नहीं चाहिए पीटीआई से? हुकूमत को बड़ा रोल, हुकूमत को बड़ा दिल और बड़ा वो स्टेचर दिखाना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास ज़राए हैं, सरकार हमेशा जो है वो पहले आती है और इमरान खान को भी इस चीज़ का एहसास हो चुका हुआ है। जिस तरह उनकी ख़वातीन या दूसरी आप बात कर रहे थे डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं या डॉक्टर शीरी मज़ारी के साथ जो हुआ, तो ये एक ऐसी ख़वातीन जो कि 65 साल से ज़्यादा उम्र की हैं और उनके चेहरे और उनके अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे कि वो क्या बात करना चाह रही हैं। तो ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल एरिना के लिए एक सोच और समझ की बात है और ये रियासत के लिए बहुत अच्छा होगा अगर ये होता है। और मुझे लगता है किसी तरह ये मिल बैठ के ये हो जाएगा, लेकिन जून में बज़ाहिर ऐसा स्टेज पे नहीं लगता, शायद जुलाई में या अगस्त में टेम्परेचर थोड़ा, जून में कानूनी मामला ज़्यादा चलेंगे, ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहिद गशकोरी साहब और सेनेटर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम बड़ी बात से मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।